हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन करके हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, जिनका जनरल फार्मूला है H2E। E यहाँ पर ये कोई भी एलिमेंट्स है, तो इस ग्रुप के ये हाइड्राइड्स हैं। क्या क्या है? H2O, H2S, H2SC और H2TE। ये वाटर है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन सेलेनाइड है, ये हाइड्रोजन टेलुराइड है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले स्ट्रक्चर। इन सभी हाइड्राइड्स के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज में शो करेगा, लेकिन बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम है। तो उसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ जो रिपल्सन है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो जहां सभी बॉन्ड पेयर्स होते हैं वहां बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। फर्दर हम कंपेयर करते हैं इनमें बॉन्ड एंगल। देखें, टॉप से बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड एंगल लगातार क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसका सीधा आंसर हम क्या कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चेंज होने से बॉन्ड एंगल में चेंज क्या आएगा? एक तो देखो, पहले अपने को क्लियर रहेगा ये कि जितनी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा है। अब एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल को कैसे अफेक्ट करती है। तो यहाँ जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के साथ ये दो हाइड्रोजन है, इन दोनों के क्या है? ये कोवलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो OH बॉन्ड का जो पेयर है वो ऑक्सीजन के टुवर्ड्स डिस्प्लेस हो जाएगा, और ऐसा होने से इन दो बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम होने से ये पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एंगल इंक्रीज हो जाएगा। अब इन केस ऑफ सल्फर क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज बड़ा है, तो ये जो पेयर हैं, अगर मान लो यहाँ अपने पास ये सल्फर है, ये हाइड्रोजन है, तो अब क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर हाइड्रोजन की कंपेरेबल है, लगभग बराबर है, तो ये जो पेयर हैं ये इन दोनों के बीच में रहेंगे, और बीच में रहने से क्या होगा? इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और जितना बॉन्ड पेयर के बीच डिस्टेंस ज्यादा है उतना रिपल्सन कम है। रिपल्सन कम है तो बॉन्ड एंगल कम है। तो ये हमें शायद क्लियर हुआ। किसी भी हाइड्राइड के अंदर अगर बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हैं, वो चाहे नाइट्रोजन फैमिली है चाहे ऑक्सीजन फैमिली है, उसका आंसर एक ही है। जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है उसका क्या आंसर है? इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ क्या लिखा हमने? HOH, वाटर के अंदर ये HOH, बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन HSH। क्यों है ये? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, रिपल्शंस बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स इज ग्रेटर, जैसा अभी हमने बताया, इसलिए वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली हमने थर्मल स्टेबिलिटी। किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ बॉन्ड किसके बीच में है? H का E के साथ, एलिमेंट के साथ। तो जितना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। जहाँ स्मॉल साइज वहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो क्योंकि ऑक्सीजन का स्मॉलेस्ट साइज है, इसलिए O और H का जो बॉन्ड है वो सबसे स्टेबल है।
डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इस ग्रुप के हाइड्राइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। वाटर मोस्ट स्टेबल है जबकि H2Te लिस्ट स्टेबल है। तो ये हमें क्लियर है, डाउन द ग्रुप EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम, उसी वजह से ये ऑर्डर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, दोनों सेम होती है। एसिड किसे कहेंगे? जो HN को रिलीज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? जो हाइड्रोजन एटम को रिलीज करेगा। तो दोनों का एक्सप्लेनेशन और ऑर्डर सेम है। क्या ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएंगे। ये स्टार्टिंग की तीनों प्रॉपर्टी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। तो यहां हमने क्या करना है? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो He बॉन्ड है, He का जो बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। HO का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, HTE का सबसे वीक बॉन्ड है, ये सबसे वीक है, इसलिए सबसे जल्दी ब्रेक होगा। तो यहाँ से सबसे जल्दी हाइड्रोजन एटम मिलेगा अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे जल्दी HN रिलीज करेगा। HN किस में आता है? पोलर सॉल्वेंट में, वाटर के अंदर। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, इन दोनों का सेम ऑर्डर है और दोनों की सेम एक्सप्लेनेशन है। दोनों में हमने यही लिखना है। क्या लिखा? इट इज बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से क्या होता है? जो H और E का बॉन्ड है उसकी क्लीवेज इजी हो जाती है और उससे हमें इजीली क्या मिलता है? HN या फिर हाइड्रोजन एटम्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए मोलेक्युलर इंटरेक्शन यूज करेंगे। ये बात माइंड में रखिए। इन स्टार्टिंग की तीनों प्रॉपर्टीज में हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर की है और अपने से अगर बॉइलिंग पॉइंट या फिजिकल स्टेट जैसे कहें एक लिक्विड है एक गैस है, तो ये ध्यान रखेंगे इन दो केसेस में मोलेक्युलर इंटरेक्शंस को यूज करना है। मोलेक्यूल्स के बीच में तीन तरह के इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और डिस्पर्सन फोर्स। यहाँ मेनली दो ही फोर्स यूज होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा डिस्पर्सन फोर्स। तो वाटर के जो मोलिक्यूल्स हैं वो किससे बाउंड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और इन केस ऑफ ऑक्सीजन फैमिली हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सभी इंटरेक्शन से, सभी मींस बाकी मोलिक्यूल्स में इंटरेक्शन कौन सा? डिस्पर्सन फोर्स। तो बाकी मोलिक्यूल्स के डिस्पर्सन फोर्स से वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। H2S का लिस्ट है। इन तीनों के केस में डिस्पर्सन फोर्स है और डिस्पर्सन फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। तो सल्फर से Te की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे और वही एनर्जी क्या कहलाती है? बॉइलिंग पॉइंट। तो H2S का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है और वाटर का मैक्सिमम। अब ऑर्डर हमने एक्सप्लेन किया। वाटर का हाईएस्ट क्यों है? वाटर मोलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बट मोलिक्यूल्स ऑफ H2S, H2SC, H2Te, मैंने इट इज लिख दिया सभी के लिए है, आर हेल्ड टुगेदर बाय डिस्पर्सन फोर्सेस whose strength increases with increase in surface area of molecules। मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उससे डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। और इसका हाईएस्ट क्यों बताया? क्योंकि मोलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंड है जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और इसी बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि वाटर लिक्विड है, H2S गैस है। क्वेश्चन आएगी व्हाई इज वाटर लिक्विड एंड H2S गैस?
ये पूछें कि why is boiling point of water greater than H2S, तो ये एक जैसे क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है, आंसर एक जैसे। क्या कहेंगे? बिकॉज द वाटर मोलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट द H2S मोलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकर डिस्पर्सन फोर्स। इसी बेसिस में कह देंगे हेंस अगर ये क्वेश्चन है तो वाटर इज लिक्विड एंड H2S इज गैस, ये क्वेश्चन है तो कह देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन H2S। एक ध्यान रखेंगे, कई बार जैसे अपन इससे स्टेबिलिटी कंपेयर करवाते हैं, हमसे पूछें कि वाटर H2S से मोर स्टेबल क्यों है, तो हम गलती से क्या लिख देते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये माइंड में क्लियर है, स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी और हाइड्रोजन बॉन्ड एक मोलिकुलर फोर्स है। ये सिर्फ हम कब अप्लाई करेंगे, जब अपन इसे बॉइलिंग पॉइंट या फिजिकल स्टेट के बारे में पूछें। तो ये ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो। आगे है अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का अनोमलस बिहेवियर है, मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं, बाकी एलिमेंट्स हैं, उनसे डिफरेंट हैं। तो तीनों केस में जो रीजन है वो क्या है? इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि इनकी वैलेंस शेल है वो सेकंड है और सेकंड सबसेल के अंदर दो ही सबसेल होती हैं, S और P, D सबसेल नहीं होती, मीन्स D ऑर्बिटल नहीं होते। तो इनके लिए जो मेन रीजन है, हालांकि तीनों ही मेन है, लेकिन उन तीनों में एक कहें तो क्या है? D ऑर्बिटल का एब्सेंट होना। अब इनकी वजह से इनमें देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या डिफरेंट है। फर्स्ट है ऑक्सीजन इज डाई एटॉमिक, ये क्वेश्चन हमने पहले एक्सप्लेन कर रखे हैं। ऑक्सीजन O2 होता है, बाकी मेंबर्स हैं वो जैसे सल्फर है वो S8 है, सेलेनियम है वो 8 है, यानी कि बाकी के मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। ऑक्सीजन है वो गैस है, बाकी मेंबर्स सॉलिड हैं। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन that is water is a liquid but hydrides of other members are gases, जैसे H2S है, H2SE है, ये सभी क्या हैं? गैस। वाटर ही लिक्विड है, तो ये डिफरेंट बिहेवियर है। अकेला ऑक्सीजन ही इस ग्रुप में पैरामैग्नेटिक है, वो ये पैरामैग्नेटिक, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में है और बाकी मेंबर्स हैं वो क्या हैं? डायमैग्नेटिक। इस वजह से होता है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बाकी मेंबर्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो डायमैग्नेटिक है। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर आयोनिक एज वेल एज कोवलेंट। ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो आयोनिक कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है और साथ साथ कोवलेंट भी फॉर्म करता है। लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उनके मेनली कंपाउंड कैसे बनेंगे? कोवलेंट। ओनली ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन ग्रुप 16 ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोजन की एबिलिटी, O की एबिलिटी है कि वो H बॉन्ड फॉर्म कर सके। उसका रीजन क्या है? स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑक्सीजन कैन नॉट इंक्रीज इट्स कोवलेंस मोर देन 4। ऑक्सीजन के अंदर मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं, हालांकि प्रैक्टिकली 3 ही बनते हैं। जैसे H3O पॉजिटिव में O ने 3 बॉन्ड H के साथ बनाए, 4 बॉन्ड O में नहीं बनते क्योंकि O का स्मॉल साइज है, इसलिए उसके सराउंडिंग में 4 एटम अकोमोडेट नहीं हो सकते। बाकी एलिमेंट्स के अंदर क्योंकि D ऑर्बिटल है तो वहां 4 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, तो बाकी एलिमेंट अपनी कोवलेंस को 4 से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ D ऑर्बिटल। इसी बेसिस पे इवन एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन भी आ सकता है। S of 6 एग्जिस्ट बट O of 6 डज नॉट एग्जिस्ट।
किसी कंपाउंड के लिए क्वेश्चन आता है, एक एग्जिस्ट करता है, एक एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसमें क्या देखें, अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हैं, ध्यान दें, अगर किसी कंपाउंड की एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आए और उसमें सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होगा, जो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये जो दो लाइन है ये इसका आंसर होगा। सल्फर में 6 बॉन्ड बन सकते हैं क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जबकि ऑक्सीजन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वहां 6 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन किया है, हाइड्राइड्स। यूजुअली इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।